हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या आप मुट्ठी में करना चाहते हैं? क्या आपको जब भी हिंदी साहित्य का कोई प्रश्न सामने आता है तो चार ऑप्शन देखते ही क्या आप इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा? बहुत पढ़ा, बहुत रटा, बहुत समझा, बहुत सीखा हिंदी साहित्य के इतिहास को, लेकिन अब तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर, नेट, जेआरएफ के लिए आपके सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो हिंदी साहित्य का इतिहास आती है। तो आइए मित्रों, मात्र 50 मिनट में आपके आज की इस 50 मिनट की क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक किस तरह से ट्रिकी तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे हम ऑप्शन में बिना किसी ऑप्शन के डायरेक्ट उत्तर बताने में सक्षम हो, समर्थ हो, योग्य बने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को किस विधि से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन से प्रश्न है जो बार बार आते हैं, हर बार एग्जाम में, हर एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं और उनकी वजह से सिलेक्शन रह जाता है या फिर उनकी वजह से अच्छी लीड लेकर के और हमारा चयन हो जाता है। हमने भी जिन भर्ती परीक्षाओं को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर नेट, जेआरएफ की जिन एग्जाम्स को, जिन परीक्षाओं को क्लियर किया हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, उसके लिए विशेष तैयारी करनी पड़ी। और क्या, क्योंकि आज के बाद में हम इस श्रृंखला में जो हिंदी साहित्य की क्लास को मात्र 60 या 70 क्लास में संपूर्ण सिलेबस को करेंगे। ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन में ये थोड़ा सा अंतर होता है कि ऑफलाइन में जब भी बोर्ड पर लिखा करके और इसके बाद में स्टूडेंट्स लिखते हैं, अतिरिक्त समय लगता है, लेकिन ऑनलाइन में यहाँ किस तरह से पीपीटी के माध्यम से सारगर्भित तरीके से मात्र 60, 65, 70 क्लास में हिंदी साहित्य के संपूर्ण सिलेबस को आसानी से किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे चुटकियों से याद होता है, कौन सा ऐसा मेथड है जिस वजह से हमें याद है और हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा जाता है तो पहला प्रकरण आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो गारसा दत्ता से शुरू होती है। अब यदि मैं, क्या होगा अगर आपको मैं ये कहूं कि फ्रेंच में इस्तवारदिया 738 कवियों का इतिहास, अच्छा इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होता है, बहुत सारे लोग गारसा दत्तासी और गिरियर्सन में कंफ्यूज होते हैं, जिस तरह से निराला और दिनकर में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में, कहीं ना कहीं पंत और मैथिली शरण गुप्त में ये जो कंफ्यूज होता है, इन सब का अनुभव हमें है। और ग्रंथ इस्तवारदला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी किसका है? कहीं गिरियर्सन का है या फिर गारसा दत्तासी का? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये गिरियर्सन का या गारसा दत्तासी का है? इन्हीं कंफ्यूजन के लिए ही हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ट्रिक मेथड है वो होना चाहिए। फ्रेंच में इस्तवार दिया, किस में इस्तवार दिया? फ्रेंच में इस्तवार दिया 738 कवियों का इतिहास। कितने कवियों का इतिहास? 738 कवियों का इतिहास। यहाँ आपका उद्देश्य केवल इन ट्रिकों को लिखना नहीं है। आज की इस क्लास का, इस डेमो क्लास का उद्देश्य है कि केवल आपको यह बताया जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से पढ़ा जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जो है जल्दी लिखूंगा। तो 738 कवियों का इतिहास और आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में, आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में, इसलिए मैं रफली लिखूंगा, आप उसको समझ जाना। आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में लक्ष्मी विधा के दत्तासा, लक्ष्मी विधा के दत्तासा, क्या अर्थ है इस बात का? सबसे पहले आप ये समझें, जब भी ट्रिक बनाते हैं वो ट्रिक है किसकी ये भूल जाते हैं। तो दत्तासा का अर्थ है भाई गारसा दत्तासी। देखो किस तरह से इस ट्रिक को वापस खोलना है आपको। ये पूरी, क्या आपको इस तरह से दोहे रटने पड़ेंगे? जी नहीं, अभी आप देखना, मात्र 50 मिनट में आपको तरह तरह की ट्रिक नजर आएगी जिसमें सब में दोहे नहीं है, दोहे नहीं रटने हैं आपको। पूरी ये 2 लाइनें याद नहीं हो सकती या इस पर विचार नहीं करना है होंगी कि नहीं होंगी, सबको रटने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना याद रह जाए ना आपको फ्रेंच में इस्तवार दिया, जो ही सामने ऑप्शन आएगा आपको याद आ जाएगा कितने कवियों को गारसा दत्तासी ने शामिल किया। यार ऐसा कुछ याद आ रहा है, 738 कवियों का इतिहास। तो फ्रेंच भाषा में गारसा दत्तासी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार वाली जो पुस्तक है, इस्तवारदला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। 738 कवियों को शामिल किया था, उनमें से 8 को हटाना है और एक मेरी तरफ से माइनस करना है। 72 जो कवि थे, 72 केवल वही हिंदी के थे, शेष उर्दू, फारसी इन के जो है अपभ्रंश के कवि थे। तो ये भी पूछा जाता है केवल हिंदी के कितने? गारसा दत्तासी ने 72। इसका मतलब ये इनका दोष भी है, इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त दूसरी जो इतर भाषा के कवि थे उनको भी शामिल कर दिया। इतर का यहाँ पर अर्थ है भिन्न या अन्य।
आयरलैंड की जो ट्रांसलेशन कमेटी है उसने इस ग्रंथ का अनुवाद किया था। अंग्रेजी का अर्थ है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति में जो ऐसे नाम शुरू होता है उसको सबसे पहले लिखा अमीर खुसरो, फिर बी से बिहारी को फिर लिखा, फिर सी अगर कोई इस तरह का कोई है चिंतामणि कवि है तो उसको बाद में लिखा। तो ये तो सारा झोल हो गया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, दादू को उसके बाद में लिखा, हो सकता है दादू का जन्म पहले हुआ हो इनका बाद में। वो हिस्ट्री तो हमेशा काल क्रमानुसार लिखी जानी चाहिए, तो ये इसका दोष भी है। लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सबसे पहले इस ग्रंथ का अनुवाद करते हुए से हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथमतः माना था। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे गिरियर्सन किशोरीलाल गुप्त, जबकि यहाँ पर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का मसला गारसा दत्तासी के साथ जुड़ता है, जबकि वहां गिरियर्सन के साथ। विधा का मतलब है हिंदी की दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य। गद्य में लिखने वाले लेखक कहलाते हैं और पद्य में लिखने वाले कवि कहलाते हैं। गारसा दत्तासी वो विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले ये बता दिया था कि ये हिंदी भाषा के कवि हैं और ये लेखक हैं। इस तरह से सबसे पहले विधा के अनुसार वर्गीकरण करने वाले विद्वान गारसा दत्तासी। उस समय आपके माइंड में ये बात आएगी, ये जहन में ये बात आएगी कि लक्ष्मी विधा के दत्तासा, तो विधा वाले तो दत्तासा। कितने कवि? 738 कवियों का इतिहास। अगर आपको ये बातें याद होंगी, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हो सकता है आपके इस बात का काम पड़े कि मिश्र बंधु, आपको पता है मिश्र बंधु ने 4591 कवियों को, लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था, इसलिए तो इसे एक बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह शुक्ल ने कहा था। और मिश्र बंधु ने इतने सारे कवियों का एक साथ जो है वो, क्योंकि इसका मतलब उनको खूब अध्ययन करना पड़ा था। और जितने भी जो महान लोग होते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, या फिर महान इतिहासकार हैं, महान साहित्य इतिहासकार हैं, जैसे शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं, ये इनको पता ही नहीं था कब खाना खाना है, कब सोना है, कब नहाना है। तो ये समय पर इतने कवियों को स्थान देने के कारण से ये नहाते नहीं थे, और जब कोई नहीं नहाता है तो घृणा आती है, एक नफरत सी आती है, शूग आती है। तो इनको, और महान इतिहासकार थे इसलिए इनको क्या कहा जाता था? शूगशाह। क्यों लिखा मैंने ये इसलिए लिखा, एक प्रश्न आता है कि मिश्र बंधु में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? मिश्र बंधु 3 थे और एक चौथे और वे थे, इसलिए 4 ऑप्शन अगले को मिल गए, इसलिए बढ़िया सा प्रश्न बनता है। तो कौन कौन से 4 ऑप्शन आते हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, कृष्णदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तो सुखदेव थे, गैसे गणेश बिहारी थे, शाह से श्याम बिहारी मिश्र थे, वो कृष्ण बिहारी नहीं थे। यही उत्तर हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसके कुल 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4, जिसमें से खूब पूछा जाता है, इसमें भी 4 ऑप्शन मिल गए अगले को। तो याद रखे 3 13 चौथा 34, 3 13 और चौथा 34। इसका मतलब है 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगली बात, गिरियर्सन के साथ एक चुनौती आती है, बहुत प्रश्न आता है, हर एग्जाम में आता है। 2 इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 1 है, जब भी गिरियर्सन को आप पढ़ते हैं आपको इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, काल नाम 12 खंडों में मूलाधारों के गिरिसान। अभी जो मैंने बात बोली है वो कहाँ कहाँ काम आएगी कि स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान गिरियर्सन, तुलसी जैसों की अर्थात तुलसी को लोकनायक कहने वाले विद्वान, ये प्रश्न हर एग्जाम में आता है। तो तुलसी को लोकनायक कहने वाले विद्वान गिरियर्सन। तो तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, जिनको सबने मिक्स कर दिया था, शिव सिंह सेंगर ने, गारसा दत्तासी ने, सभी कवियों को हिंदी और हिंदी से इतर भाषा के कवियों को, उर्दू वालों को मिक्स कर दिया था। उनको सबसे पहले गिरियर्सन ने अलग करके बताया था, ये हिंदी के हैं, ये अपभ्रंश के हैं, ये उर्दू के हैं। तो बताई अलग पहचान, काल नाम, सर्वप्रथम काल विभाजन नामकरण करने वाले विद्वान गारसा दत्तासी। ये बात अलग है कि उनका नामकरण जो है वो प्रवृत्ति पर आधारित नहीं था, इसलिए थोड़ा सा उनको रिजेक्शन मिलता है। काल नाम 12 खंडों में, और ये जो 12 खंड है मूलाधारों के गिरिसान, और मूल आधार और संदर्भ संकेत बताने वाले गिरियर्सन। ये जब व्यवस्थित पढ़ते हैं अपन तो ढंग से थोड़ा सा होता है। यहाँ पर हम केवल इस बात पर फोकस रहेगा कि हिंदी साहित्य को पढ़ा कैसे जाना चाहिए, किस तरह से मुझे याद है वैसे आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो गिरियर्सन ने जो 12 काल बताए थे, कई पुस्तकों में लिखा भाई 11 काल, इस बात को भी ध्यान रखना
11 काल 12 काल दोनों ऑप्शन में आते नहीं है। अगर आ गया तो आपको 11 काल उत्तर राइट करना है, क्योंकि एक 12वां जो काल इन्होंने बताया था वो, क्योंकि एक्चुअल में इसमें लेसन, इसमें पाठ जो है, प्रकरण जो है वो 12 हैं, और अंत में इन्होंने जोड़ा विविध अज्ञात कवि, उनके बारे में भी इन्होंने बताया। तो विविध अज्ञात कवि जो है वो 12वां होगा, इसलिए 11 काल। अब वो कौन कौन से हैं, अब देखो कितनी जल्दी से अपन कर लेंगे। चापजा ब्रह्मु तूरी तू 18वीं कंपनी विक्टोरिया अज्ञात, चापजा ब्रह्मु तूरी तू 18वीं कंपनी विक्टोरिया अज्ञात, ये हो गए जी 12 विक्टोरिया अज्ञात। अब इनको थोड़ा सा आप देखें, चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की कविता, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसी के परवर्ती कवि, बाद के कवि, 18वीं शताब्दी का काल, ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध अज्ञात कवि। इस तरह से 12 चीजें हो गई। आपको बताया 12 चीजें कौन कौन सी है। शुक्ल के आधार ग्रंथ जिन्होंने, उनसे वीर गाथा काल नाम से नामकरण रखा था। हवी की खूबी खुदा जज पपरी, क्या नाम है, हवी की खूबी खुदा जज पपरी, अर्थात हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इस तरह से कुल 12। खूबी खुदा, खुमान रासो, खुसरो की पहेलियां, पदावली, जय मयंक, जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, पृथ्वीराज रासो। तो ये जो 12 रचनाएं, अब 12 साकेत में सर्ग 12 है, आलवार भक्तों की संख्या 12 है, रामानंद के शिष्य 12 हैं, इसी तरह से तुलसी की प्रामाणिक रचनाएं 12 है। कौन सी, गीकरीरा छुपावीजा दो ग्यावे बक, गीकरीरा छुपावीजा दो ग्यावे बक, ये क्या है, गीकरीरा छुपावीजा दो ग्यावे बक, इनको भी आप देख लें। अभी मैंने जो बात बोली है, गीकरीरा छुपावीजा दो ग्यावे बक, गीकरीरा छुपावी जा दो ग्यावे बक, कितने ग्यावे बकना है भाई, 2 ग्यावे। कौन सी चीज छुपावी जानी है, गीकरीरा। ऐसे करने से क्या होता है, उस ट्रिक को सार्थकता मिल जाती है। गीकरीरा छुपावी जा दो ग्यावे बक, कौन सी चीज छुपावी जाना है, गीकरीरा। कितने ग्यावे बकने हैं, 2 ग्यावे बकने हैं। गीतावली, गी का अर्थ क्या है भाई, गीतावली। गीत से लेकर के उन्होंने कविता तक लिखा था, अंतिम रचना उनकी कवितावली। ये क्रम से लिखा है मैंने, इनका यही रचना काल है, यही क्रम है। कई बार अगर क्रम पूछ लिया जाए रचनाओं का, तो गीकरीरा छुपावीजा दो ग्यावे बक, ये कृष्ण गीतावली। राकार्थ रामचरितमानस, एक रचना रा से और शुरू होती है, रामलला न छू, तो ये ध्यान रखना है, छू के लिए यहाँ देखो, रामलला न छू के लिए यहाँ मैंने लिख रखा है, गीकरीरा छुपावीजा छू, ये रामलला न छू। पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ज्ञाकार्थ रामाज्ञा प्रश्नावली, क्योंकि ये भी रास से शुरू होती है। वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण और कवितावली। इनमें से ये प्रश्न बहुत आता है, क्योंकि इन्होंने 2 भाषाओं में लिखा था। तुलसी को संस्कृत का जितना ज्ञान होना था उतना था, लेकिन फिर भी उन्होंने जनमानस की, आम जनमानस की जो भाषा थी उसको चुना, अवधि और ब्रज में लिखा। लेकिन अवधि में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, ये खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। अवध राम पाजेब छू, अवध राम पाजेब छू, इसका अर्थ है कि अवधि में लिखी रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और रामलला ने छू, ये इनकी रचनाएं जो है वो अवधि में थी, शेष जो बच गई वो ब्रज में है। इस तरह से किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास को आसानी से रटा जा सकता है, याद किया जा सकता है। समझने वाली चीजों को तो खैर समझना ही समझना चाहिए। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये प्रश्न खूब आता है कि गुरु शिष्य परंपरा, एक प्रश्न आता है, गुरु शिष्य परंपरा, ये गुरु शिष्य परंपरा क्या चीज है भाई। एक्चुअल में क्या था कि कृष्णदास पय्यारी जो थे वो अग्रदास के गुरु थे, और अग्रदास जो है वो नाभादास के गुरु थे, जिनसे भक्तमाल परंपरा का आरंभ माना जाता है। ये भक्तमाल परंपरा क्या है, ये डिटेल स्टडी का विषय है। यहाँ पर केवल ये बताना उद्देश्य है कि साहित्य को इस तरह से पढ़ा जा सकता है। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक जो डेमो क्लास से भी, जिनका बेसिक क्लियर है वो डेमो क्लास से ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखो, गुरु हमेशा शिष्य का कान पकड़ता है, गुरु ही शिष्य को कान पकड़ करके सिखाएगा। तो गुरु कान पकड़ता है, तो के ने कान किसका पकड़ा, ए का, और एन ने कान किसका पकड़ा, एन का, अर्थात कान। तो कैसे कृष्णदास, ऐसे अग्रदास, और एन से नाभादास। ये हो गई जी आपकी गुरु शिष्य परंपरा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखें, अगर ये पूछ लिया जाए कि पुष्य या पुंड कवि को प्रथम कवि मानने वाले कौन थे, तो शिव सिंह सेंगर थे, शिव सिंह सेंगर थे। कैसे याद करना है,
पुष्प किन को चढ़ाने हैं? शिव जी को चढ़ाने हैं, पुष्प शिव जी को चढ़ाने हैं। और इतने पुष्प चढ़ाए फिर भी जोधपुर की भाषा में कहते हैं माणे जस कोनी, कि मैंने तो खूब पुष्प चढ़ाए साहब, फिर भी मेरे जो भभूति हो रखी है वो तैयार नहीं हुई। भभूति किसे कहते हैं? जब चर्म रोग जो होता है, जिन पर सफेद सफेद से वो दाग धब्बे हो जाते हैं, उसे भभूति रोग बोलते हैं। तब वेद जी ने ये कहा था, कोई ट्रीटमेंट दिया था, और किसी ने ये कहा था तुम शिव जी के, भगवान शिव के पुष्प अर्पण करो, तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा चढ़ाए लेकिन तैयार नहीं हुए, तो इन्होंने कहा माणे जस कोनी। अब मैंने कुछ शब्द बोले हैं, एक शब्द बोला है भभूति, एक शब्द मैंने बोला है वैद्य, जो वेद जी जिनको अपन बोलते हैं, वेद बोलते हैं। पुष्प चढ़ाने शिव जी को है, इसका अर्थ हो गया शिव सिंह सेंगर ने इनको प्रथम कवि माना था। माणे जसको ने महापुराण, नय कुमार चरिव और जसहर चरिव ये इनकी रचनाएं हैं। इनको भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति और अपभ्रंश का वेदव्यास। और वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी, अर्थात कृष्ण कथा लिखी थी, इसका मतलब ये कृष्ण भक्त कवि थे। ये हो गई आपकी सारी बात बिल्कुल आसानी से। अगली बात, प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल का गद्य साहित्य, आदिकाल का गद्य साहित्य। राजस्थानी भाषा में ऐसा कहा जाता है, एक शब्द भाई अगर किसी कोई इस शब्द से अगर वो परिचित है, उराव, जिसको इधर आ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इधर आ तुझे आदिकाल का गद्य साहित्य सिखाऊं, अर्थात उराव, इधर आ, उराव मारवाड़ी का शब्द है, राजस्थानी का शब्द है, इधर आ के लिए उराव तुझे आदिकाल का गद्य साहित्य सिखाऊं। इसका मतलब ये आदिकाल का गद्य साहित्य है। ये 3 रचनाएं हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रा का अर्थ है राउलवेल। यद्यपि ये रचना चंपू श्रेणी की है, जो गद्य और पद्य मिश्रित होता है उसे चंपू कहते हैं। और वै का अर्थ है वर्ण रत्नाकर, वर्णों की ज्योति, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की लिखी हुई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामो वाले व्यक्ति का कभी प्रकरण नहीं बनता, अर्थात ये दामोदर कवि की लिखी हुई है। और राउलवेल ये रोडा कवि की है, बड़ी आसानी से याद रह जाती है। इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। एक प्रश्न आता है भाई कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन है? अब देखो, मैं तो जो मुझे याद आ रहा है, जो साहित्य में याद आ रहा है, हालांकि मेरा ध्यान अभी आदिकाल और भक्तिकाल पर है, उसके बाद में फिर इतिकाल में या आधुनिक काल में चलेंगे, कुछ कुछ बातें वहां की करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान जो मेरे सामने जो बात मुझे ध्यान में आ रही है मैं बता रहा हूं। ज्ञानाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि नहीं है या कौन से है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ज्ञान राख रे, देखो भाई राजस्थान में एक शब्द कहा जाता है, अपन कहते हैं ये तू रख रे यार, राजस्थानी में कहा जाता है राख रे। तो ज्ञान राख रे हरि बाबा बाबरी, ज्ञान राख रे हरि बाबा बाबरी। जमुना शिशु लालदार, जमुना किसका शिशु? जमुना का शिशु लालदार। थोड़ा समझ जाना आप, मैंने जैसे लिखा है ये ज्ञान राख रे, ज्ञान शब्द को, ये तो मैंने पहले आपको बताया था, मेरी हर ट्रिक में मैं वो चीज जरूर रखता हूं। कई बार ऐसा होता है ट्रिक तो याद है लेकिन किसकी ट्रिक है भूल गए, तो वो जरूर मैं शामिल करता हूं। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे कौन कौन? ये देखो आप, रामानंद, रामानंद सगुण और निर्गुण दोनों में पढ़े जाते हैं। और कबीर, रैदास जो इन्हीं के शिष्य थे, हरिदास निरंजनी बाबा लाल, बाबरी साहिबा जो एकमात्र महिला संत कवित्री थी और अकबर की समकालीन थी, जम्बनाथ, मलूकनाथ, नानक और सिंगा कवि सुंदरदास, लालदास। फिर यहाँ पर देखें आप दादू और रज्जब जो इन्हीं के शिष्य थे, रज्जब दादू के शिष्य थे, रज्जब थे गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोर। ऐसा कहते हैं कि तभी घोड़ी पर बैठे थे और जा रहे थे, और कहीं पर जो प्रवचन चल रहे थे दादू के, दादू और इनकी आपस में नजरें मिलती है। दादू ने जब ये बात कही तो रज्जब ने देखा मेरा नाम इनको कैसे पता, वहीं उतर गए और उनके शिष्य बन गए। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, शेरवानी नहीं लौटाई, किराए वाला जो है ना वो इंतजार करता रहा बेचारा, जहां से भी ये किराए से लेकर के आए थे। कहने का भाव ये है कि ये आजीवन जो है वो दूल्हे के वेश में रहे थे और दादू के शिष्य थे, जिन्होंने हरड़े वाणी का संकलन किया था।
आगे की बात कि ज्ञानाश्रय शाखा के बाद में यदि आपसे कोई, अच्छा जैसे मान लो मुझे आदिकाल की एक बात याद आ रही है कि धनपाल की एक रचना है। कौन सी रचना है? भविष्यत कहा। कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो भविष्यत कहा। आपको पता है ये रचना किसकी है? ये रचना धनपाल की है। और एक वणिक की कथा है, एक सामान्य सा वणिक जो होता है उसकी कथा है। इसको विंटरनित्ज महोदय ने क्या कहा है आपको पता है? ये प्रश्न बहुत आता है। विंटरनित्ज महोदय ने इसको एक रोमांटिक काव्य कहा है। अब इस बात को कैसे रटेंगे? भाई भविष्य के लिए धन रखो, भविष्य के लिए धन रखो। और इसमें सबसे अग्रणी कौन है? वणिक, जो महाजन होते हैं। तो वणिक लोग भविष्य के लिए धन रखते हैं। और जब भविष्य के लिए आप धन रखोगे तो विंटर का मौसम कैसा हो जाएगा? रोमांटिक हो जाएगा। अगर आपके पास धन होगा तो विंटर का जो मौसम है वो रोमांटिक हो जाएगा। तो विंटरनित्ज महोदय ने रोमांटिक काव्य कहा, वणिक की कथा, भविष्य के लिए धन रखो। तो धनपाल भविष्यत कहा, वणिक विंटरनित्ज रोमांटिक, ये शब्द आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। अब आगे की बात, यदि मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रीतिकाल के कवि, ये रीतिकाल के कवि कौन रीति मुक्त के हैं, कौन रीति सिद्ध के हैं, कौन रीति बद्ध के हैं, अगर आपको ऐसे रटना हो, याद करना हो, तो रीति मुक्त गबोधी आठो, रीति मुक्त गबो द्वि आठो, रीति मुक्त गबोधी आठो। और रीति सिद्ध पज नेवाज बिहारी, रीति सिद्ध पज नेवाज बिहारी। अब मैं आगे की बात बोल करके सुना देता हूं। रीति मुक्त गबोधी आठो, रीति सिद्ध पज नेवाज बिहारी, रीति बद्ध। अब जो बंद गया वो तो कैसे देगा भूषण? तो रीति बद्ध कैसे दे भूषण? पद्माकर मति गंगवाल भिखारी। रीति मुक्त गबोधी आटो, रीति सिद्ध पद नेवाज बिहारी, रीतिबद्ध कैसे दे भूषण? पद्माकर मति गंगवाल भिखारी। इसका अर्थ ये हो गया कि घनानंद, बोधा, द्विजदेव, आलम, ठाकुर, ये तो आपके हो गए रीति मुक्त कवि। कौन ठाकुर? जिन ठाकुर जो है वो ठसकते ठसकते उसने शतक लगा दिया, 100 साल के हो गए थे। तो ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ये इनकी रचनाएं हैं। इस तरह से तो याद किया जाता है। पजनेस, नेवाज और बिहारी ये रीति सिद्ध कवि हैं। केवल बिहारी को आप रीति सिद्ध नहीं माने, पजनेस और नेवाज भी थे। अब बाकी जो बच गए वो सब रीति आपके बद्ध हो गए, जिनमें कैसे दे भूषण, केशव सेनापति भूषण देव, है ना, कैसे दे भूषण, पद्माकर, मति, मतिराम, गंग, ग्वाल, भिखारीदास। अब इसमें मैंने अभी जो मतिराम का नाम लिया, देखो क्या इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है? इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। गर्मियों के मौसम में आप क्या खाते हैं? तरबूज खाते हैं, यानी मतीरा, जिसको कई जगह बोलते हैं भाई मतीरा। मतीरा को आप समझे मतीराम। क्या समझना है? मतीराम। कैसा होता है भाई मतीरा? ये बिल्कुल लाल होता है। तो ललित ललाम, इनकी एक रचना क्या है? ललित ललाम, बिल्कुल लाल होता है। और ये आपको पता है इसका, ये रस का राजा होता है, खूब रस होता है इसमें, रसराज। ये मतीराम की एक रचना है। और इसकी रेट क्या होती है? 5 का सिक्का, एक 5 के सिक्के में एक आ जाता है। अलंकार पंचा सिक्का, इनकी एक रचना है। ये तरबूज जहां पर भी लगता है, जिस बेल के लगता है उसके इस तरह से देखो, फूल भी तो होते हैं ना, तो फूल मंजरी, ये भी इनकी एक रचना, फूल मंजरी। इसमें अनगिनत बीज होते हैं, आपको पता हो तो, होते हैं ना। तो ये अनगिनत जो बीज है ये लगभग 700 होते हैं। इसका मतलब सतसई, मतीराम ने एक सतसई भी लिखी थी। ये हो गई मतीराम की रचनाएं। कितना मतलब आनंददायक विषय होगा अगर इस तरह से रटा जाए। अरे इस तरह से आधुनिक काल में अगर मैं बात करूं, हालावादी कवि थे हरिवंश राय बच्चन। शाला बाला कलशनीय आकुल सतबह सूत खामी, शाला बाला कलशनीय आकुल सतबह सूत खामी, आचा पृथ्वी धारबुद्ध जाल हंसे दो चट्टामी। ये है इसकी टोन। ये आपको पता कितने रचनाएं हो गई? 24-25 रचनाएं हो गई।
मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, धार के इस पार उस पार, बंगाल का अकाल, ये मतलब इस तरह से रचनाएं जो वो रटी जा सकती है। तो क्या हिंदी साहित्य इतिहास को इस तरह से बिना किसी ऑप्शन के रटा जा सकता है? तो बिल्कुल रटा जा सकता है। और समझने वाली तो खैर चीजें होती है इसमें, लेकिन इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को तैयार किया जा सकता है। अब जैसे काव्य शास्त्र की यदि आप बात करें हैं, काव्य शास्त्र में कई लोगों का ऐसा मानना है कि क्या हर चीज को याद किया जा सकता है? बिल्कुल। अरे भूलना एक भ्रम है, भूलना केवल एक भ्रम है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भूलता हूं, कभी नहीं भूलता है। ग्लानि गर्वमति मोह मरण मद श्रम शंका स्वप्न स्मृति अर्थ धृति निद्रा निर्वेद सूया अपस्मार अवहित अमर्ष जाड्य चपलता चिंता व्रीड़ा व्याधि विबोध वितर्क विषाद दैन्य त्रास आवेग उग्रता आलस उत्सुकता उन्माद। ये हो गए 33 संचारी भाव। प्रश्न आता है कॉलेज लेक्चर में तो खूब आते हैं कि निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। क्या करोगे जब आपको याद नहीं है? रटना पड़ेगा। मैंने तो भी रटे हैं, तो आप भी रट सकते हो। वापस सुने। ग्लानि गर्वमति मोह मरण मद सम शंका स्वप्न स्मृति अर्थ धृति निद्रा निर्वेद असूया अपस्मात अहित अमर्ष जाड्य चपलता चिंता व्रीड़ा व्याधि विबोध वितर्क विषाद दैन्य त्रास आवेग उग्रता आलस उत्सुकता उन्माद। हो गए 33। 8 जो सॉरी 4 अनुभाव है। वा आकाशा, वा आकाशा अर्थात वाचिक, आहार्य, का से कायिक और सा से सात्विक। अब सात्विक फिर 8 भेद उनके, अश्व प्रस्त्र वैकवैश्व, ये 8 उनके सात्विक अनुभव हो गए। इसका मतलब चीजों को आसानी से याद किया जा सकता है, केवल और केवल आवश्यकता होती है उस विल पावर की, एक सकारात्मक मानसिकता की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इस तरह से भी याद किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक काल में जैसे मैंने अभी आपको बताई, सालाबाला कलशनी आकुल सतभय सूतकामी आचा प्रतृ धारबुद्ध जाल सैदो चट्टामी। भारतेंदु के कौन कौन से कवि हैं? इन भारत भट्ट में अब 12 18 देसी प्रतापी राजा, ये सारे कवि हो गए भारतेंदु के। और अभी आपको लगता है ट्रिक है कि इस तरह से कैसे रटेंगे ट्रिक? ये तो पढ़ते समय नहीं रटा दिया तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, आपने जिस समय पढ़ा उस समय क्लास को छोड़ा, मैं 80% ट्रिक आपको वहीं रटा दूंगा। अभी तो मैंने धड़ाधड़ बहुत सारी बताई है, मुझे बतानी थी आप लोगों को बताने के लिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास इस तरह से याद किया जा सकता है विदाउट ऑप्शन। और जितने भी जो मैंने ये ट्रिक बना करके जितने भी, जैसे सब क्रम से है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, पंत की रचनाओं का क्रम पूछते हैं, उग्र पंगु नोर, ये उनकी जो है वो रचनाओं का क्रम है। जैसे त्रिपाठी निराला, कली 16 की 22 समन 23 मतवाला, तुरा का प्रबंध 8 खंडों में, लिली भी आने वाला, अनापरी गीत, तुलसी की छाया, गीत गुंज कुकू के, अणिमा अर्चना आराधना और बेला के नए पत्ते, न्यास विले अप्सरा प्रभावती अलका निरुकुलित चोटी वाला, त्रिपाठी निराला, कली 16 की 22 समन 23 मतवाला। ये निराला का संपूर्ण साहित्य है और सब क्रम से है, जिस जिस क्रम में जो चीज पूछते हैं। अनापरी गीत, तुलसी की छाया, अनामिका परिमल, गीतिका तुलसीदास, ये सब क्रम से है। और छायावादी कवि है, छायावादी रचनाएं है, अनापरी गीत, तुलसी की छाया, सब ट्रिक में शामिल है। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसमें शामिल नहीं है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, सन को याद करने की ट्रिक, आसानी से सनों को याद किया जा सकता है। आवश्यकता है मित्रों आपको मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़ कर करने की। और अभी जो ये हिंदी साहित्य के क्लास में आपको बता रहा हूँ, 60 65 70 क्लास में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास अगर मौखिक याद नहीं करवा दिया तो मेरी गारंटी है जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप भी उस तरह से बोलने लगोगे। बस उस शिद्दत, उस जिद और जुनून की आवश्यकता है। संभवतः पर्याप्त होगी इतनी बात। और मैंने आपको कुछ बातें काव्य शास्त्र से संबंधित जैसे बताई है, काव्य शास्त्र में भी इस तरह से याद किया जा सकता है, क्यों नहीं याद किया जा सकता है? हर एक चीज को बिल्कुल आसानी के साथ, और जो समझने वाली बात है, हो सकता है कईयों को लगे केवल याद करने वाली चीज, तो समझाने वाली कहाँ है? जिस समय समझोगे आप उसमें पता लगेगा कि किस तरह से, अगर आप मेरे उस जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं अपन, उन शारीरिक अंग संचलन में अगर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास देख रहे हैं, तो आपको निसंदेह ये महसूस होगा कि वास्तव में चीजों को इस तरह से याद किया जा सकता है और इस तरह से किसी चीज को समझा भी जा सकता है।
वो जब आप पढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, तब आपको महसूस होगा कि हम ठीक जगह है, बिल्कुल सही जगह है। धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही। अगली क्लास से हिंदी साहित्य के इतिहास को विधिवत रूप से पढ़ेंगे। बस आवश्यकता है कि आप लोग इसे शेयर करें, अपने अन्य साथियों को भी बताएं, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है। हमें हमें लगता है कि हाँ, बहुत सारे जो लोग हैं वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और हमें इनके साथ न्याय करना है। मेरी एक गलती बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच जाए, इसलिए उसमें और ज़्यादा अपडेशन रहता है, और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है, और वही चीज़ जो है वो हमें मोटिव करती है और अच्छा मैटर जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। उससे आप लोगों को निस्संदेह फायदा होगा। धन्यवाद।